नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी ईरान इजराइल के बीच मचे घमासान की, वहीं साथ ही बात होगी DR कॉन्गो और रवांडा के बीच हो रहे शांति समझौते की। करेंगे इन दोनों विषयों पर चर्चा भी अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इजराइल ईरान संघर्ष का 7वां दिन, ईरान की भीषण जवाबी कार्रवाई, इजराइल पर दागे 30 से अधिक मिसाइल, नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, कहा अस्पताल और नागरिकों पर हमले की चुकानी होगी कीमत। थाईलैंड पीएम के ऑडियो क्लिप लीक के बाद गहराया राजनीतिक संकट, विपक्ष ने दी सरकार गिराने की धमकी, पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के लिए मांगी माफी। DR कॉन्गो में जल्द लौटेगी शांति, संघर्ष खत्म करने को लेकर रवांडा के साथ बनी सहमति, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में सभी पक्षों के बीच प्रारंभिक मसौदे पर हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड ने कुक आइलैंड्स को दी जाने वाली लाखों डॉलर के वित्त पोषण को लगाई रोक, चीन के दखल के बाद लिया फैसला, कहा विश्वास बहाली के बाद ही नए वित्त पोषण पर होगा विचार। और आइए शुरुआत करते हैं। ईरान के काउंटर अटैक में इजराइल को आज बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के एक बड़े अस्पताल में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और वहीं इस हमले से इजराइल का अस्पताल ध्वस्त हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आक्रोश सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान को इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा। से अधिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें 170 से अधिक लोग घायल हुए। ईरानी मिसाइलों ने सिर्फ तेल अवीव को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि आसपास स्थित शहर भी हमले की जद में आ गया। होलोन शहर पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक इमारत तबाह हो गई, तो दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी के लिए मशहूर शहर रमतगढ़ भी ईरानी मिसाइल की भेंट चढ़ा। करीब 2 लाख की आबादी वाले रमतगढ़ के स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमला हुआ। सबसे बड़ा हमला बीरशेबा स्थित एक सोरोका हॉस्पिटल पर हुआ। अस्पताल के बीचों बीच हुए मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद सोरोका मेडिकल सेंटर से धुएं का गुबार उठता देखा गया। लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान से अपने नागरिकों और अस्पतालों पर हमले की पूरी कीमत वसूलेगा। हालांकि अस्पताल पर हमले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने कहा कि उसका टारगेट बीरशेबा में सोरोका अस्पताल के बगल में एक सैन्य ठिकाना था। उधर IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के 2/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इजराइल ने इराक के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर ताबड़तोड़ हमला किया। दरअसल हमले से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक में ही हैवी वाटर रिएक्टर है, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि खोंडाब हैवी वाटर रिएक्टर पर इजरायली हमले से कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव नहीं हुआ। IAEA ने कहा है कि चूंकि साइट चालू नहीं थी और उसमें कोई परमाणु सामग्री नहीं थी। ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के सामने इजराइल की शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच रूस ने इजराइल से ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हवाई हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। दरअसल रूस के सहयोग से बने इस परमाणु संयंत्र में कई रूसी विशेषज्ञ काम करते हैं। ईरान इजराइल जंग में कूदने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है।
बहरहाल युद्ध को देखते हुए क्षेत्रीय तनाव की आशंका गहराती दिख रही है। जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बात कर दोनों पक्षों को कूटनीतिक तरीके से समस्या को सुलझाने का सुझाव दिया। हालांकि इजराइल की तरफ से ट्रंप पर बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो मध्य पूर्व को अस्थिर होने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़ रहे हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, जो अभी हम देख पा रहे हैं जो स्थितियां रही हैं वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है, और इसको लेकर भी जो कि हमने अभी तक देखा है कि तमाम बड़ी बातें इसमें से निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ तो ना इजराइल रुकने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ देख रहे हैं ना ईरान इसमें रुकने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है और कैसे ये युद्ध दुनिया पर बड़ा प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा? गौरव जी, अभी भी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है युद्ध। हम ये डिप्लोमेसी का अभी भी जो है एक सिचुएशन बन नहीं रही। आज जैसे हमने देखा है कि इजराइल पे हमले हुए हैं और इजराइल ने हमले ईरान पे किए गए हैं, आरक न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे किए हैं, एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा जैसे आपकी रिपोर्ट कह रही थी इजराइल के, उससे फिर बयानबाजी भी बढ़ गई है। तो एस्केलेशन की तरफ हम अभी भी जा रहे हैं, कोई हल अभी दिख नहीं रहा है। तो अब लेकिन बात यह आती कि वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चाह रहा है जैसे इजराइल। मुझे लग रहा है कि अब वो स्टेज के सिर्फ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को सिर्फ नष्ट करने की बात नहीं हो रही, अब रेजीम चेंज की तरफ बात जा रही है कि बीच तख्ता पलट एक तरह से ईरान में जी। और ईरान का जो कहना है कि जब वो अटैक किए हाइफा पे और टेल अवीव पे, रमतगान पे आज जैसे जैसे किए हैं कि वो जो इसको क्योंकि इजराइल को जो है एक तरह से उसकी कैपेसिटी को भी कम करेगा। तो अभी तक हम एक डिसाइसिव फेज पे नहीं पहुंचे गौरव जी। और अब उसमें बात आती है कि ये एक्सपैंड करेगा रीजन से। अगर अमेरिका कूदता है, उसके बाद आज जो व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आया है, क्या रूस भी इसके अंदर हस्तक्षेप करेगा? तो एक तरह से हम ये स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है और एस्केलेशन के स्टेज पे भी है और कोई निर्णायक स्थिति अभी नहीं आ रही और डिप्लोमेसी का भी रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर एक बात निकलकर एक और सामने आई है, और जिस तरह की वहां की स्थितियां हैं उस पर भी जो इजराइल है उसकी पैनी नजर है। वहां पर सत्ता परिवर्तन, क्या इस पर भी एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? गौरव जी, सत्ता परिवर्तन के लिए एक लिमिटेशन होती है। अभी तक क्या हो रहा है कि मिसाइल की स्ट्राइक्स हो रही है और एयर स्ट्राइक्स हो रही है जी। अगर आपको सत्ता जो पलटनी है उसके अंदर आपको ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, या ईरान के अंदर इंटरनल रिवोल्ट हो जाए एक तरह से, जिसको हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन की स्टेज आती है जब जो लोग सड़कों पे आना शुरू कर देते हैं और अपनी सरकार को गिरा देते हैं। वो स्थिति नज़र नहीं आ रही। हालांकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान की हुकूमत के खिलाफ उन्हीं के लोगों के, लेकिन कोई क्रिटिकल मास नहीं नज़र आ रहा कि इंटरनल रिवोल्ट हो जाएगा। बाहर से फोर्सेस लाने के मुझे लग नहीं रहा कोई गुंजाइश, क्योंकि अगर आप देखें खाड़ी के जो देश हैं गल्फ कंट्रीज से, वहाँ से नहीं जा सकती सेनाएं, वो अपोज करेंगे। इराक से नहीं जा सकती, एक और बॉर्डरिंग एरिया है। और तीसरा बॉर्डरिंग एरिया जो मुझे नज़र आ रहा है वो है पाकिस्तान। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त तीनों जो बॉर्डरिंग एरियाज में से कोई सैनिक कार्रवाई हो सकती है ग्राउंड ट्रूप्स की। और अगर ग्राउंड ट्रूप्स अंदर जाते हैं तो फिर इक्वेशन बदल जाती है जी। फिर इस युद्ध को अगर हम थोड़ा और बारीकी से देखने की कोशिश करें तो क्या ये जो परमाणु हथियार को लेकर जो बात है, क्या वही आप असल वजह मानते हैं कि जिस वजह से इजराइल और ईरान के बीच जो अभी मौजूदा हालात हैं वो और ज्यादा क्या नाम है, जो देख रहे हैं कि हम लगातार इसमें प्रबल दावेदारी अपनी तो दिखाई रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर डायमेंशन बहुत कंट्रोवर्शियल है अभी तक जो रहा है। जब उसमें ये कहीं भी IAEA की तरफ, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी तरफ से ये कहीं भी खुलासा नहीं हुआ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर या परमाणु बॉम्ब की तरफ जा रहा था। एनरिचमेंट बड़ी थी। एनरिचमेंट आपकी जो है पहले इनको जो अलाउड थी 3% की जी, जो सिर्फ न्यूक्लियर पावर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आती है। फिर उसके बाद आता है 20% का। लेकिन अगर आपको बॉम्ब बनाना है तो आपकी जो उसकी रिफाइनमेंट होती है वो 90% से ऊपर अगर हो तब जाके वो परमाणु बॉम्ब के आ सकता है। उसके कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो IAEA वगैरह ने की है वो ये नहीं बताता कि उस तरफ जा रहा था।
अब इसराइल का है कि आशंका कि जा सकता है कभी जी जी। तो उसी के ऊपर ट्रंप की अपनी एक प्रपोजल थी कि दोबारा से नेगोशिएट किया जाए और जीरो इनरिचमेंट की जगह लिमिटेड इनरिचमेंट ईरान को अलाउ की जाए, जो एनपीटी के संदर्भ के अंदर अलाउड है। उसी सीमा में ऐसे में सवाल अतुल जी ये भी बनता है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर जैसा हम देख रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच जो बातें चल रही थी, कई दौर की बातचीत हुई जो कि बेनतीजा निकली, उसमें तमाम अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी। क्या वो यहाँ पर या आने वाले समय में उसमें भी हम कुछ बड़ा देख पाएंगे और इस युद्ध को जो अलग तरीके की जो दिशा और दशा है वो देता हुआ नजर आएगा? गौरव जी, मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो डिमांड आ रही है इसराइल से जी और अब ट्रंप भी उसके साथ जुड़ गए हैं कि जीरो एनरिचमेंट की बात हो रही है जी कि एनरिचमेंट कर ही नहीं सकता ईरान। मुझे नहीं लगता ईरान इसको मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि एनपीटी के अंडर उसको अलाउड है सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना पीसफुल यूज़ के लिए, बशर्ते कि वो इंस्पेक्शंस वहाँ पर हो, कैमरे लगे हों, पूरी निगरानी में हो। तो लिमिटेड एनरिचमेंट पे अगर बात आती है, जैसे पहले थी 3.7% पे, जी अगर वहाँ तक अगर तैयार हो जाता है अमेरिका और इजराइल, तब कुछ बात बन सकती है। जीरो एनरिचमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई समझौता होने वाला है, इसलिए कोई ब्रेक थ्रू जो न्यूक्लियर ट्रैक है उसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी तक। ऐसे में अभी प्रभावशीलता आपको क्या क्या लग रही है कि कौन कौन से देश, क्योंकि चीन की एंट्री भी होती हुई नजर आ रही है और भी जो तमाम देश हैं उनके साथ भी जो बातचीत है वो अलग अलग पैमाने पर चल रही है, इसमें आपको क्या लगता है इससे दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा अगर इस तरह की कोई और आगे गंभीर स्थिति बनती है तो? गौरव जी देखिए, अब दो देश हम देखें, एक जी चीन और एक रूस। जी रूस के इंटरेस्ट में और दोनों के इंटरेस्ट में है कि रेजिम जो तख्ता पलट ना हो, क्योंकि अगर तख्ता पलट होता है ईरान में तो जो यूरेशिया एरिया है जिसमें चीन और रूस जहाँ पर लोकेटेड है, तब उनके करीब ये रेजिम चेंज का प्रोसेस नज़दीक आता है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर तख्ता पलट हो। नंबर वन। प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब तक शायद रूस हस्तक्षेप कर लेता है, लेकिन रूस की अपनी स्थिति जो है वो यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अभी जो 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 स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, तो जो मिलिट्री अटेंशन है रूस की वो यूक्रेन के ऊपर है। उसके पास इतनी स्पेयर कैपेसिटी मुझे नहीं लगता कि वो दो फ्रंट पे कर सके, यूक्रेन को भी और ईरान को भी सपोर्ट कर सके। तो ये एक लिमिटेशन है। हाँ, सिर्फ एक ही बात रूस कर सकता है, वो फिर बहुत बड़ी बात होती है। एक न्यूक्लियर डायमेंशन की बात होती है कि जो एक तरह से अमेरिका अगर आ जाता है पूरी तरह से घुस के, और फिर एक ही विकल्प फिर रशिया के पास रहेगा कि वो फिर न्यूक्लियर धमकी की तरफ जा सकता है और फिर बहुत बड़ी एस्केलेशन हो सकती है। ऐसे में ये जो सपोर्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स इस पूरी दुनिया में चल रहे हैं वहां पर भी एक सपोर्ट सिस्टम काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि पीछे से जो बैक सपोर्ट है वो कहां से मिल रहा है? देखिए, अभी तक ईरान को बहुत बड़ी सपोर्ट पीछे से नहीं मिल रही। काफ़ी आइसोलेटेड है ईरान इस वक्त, क्योंकि चाइनीज़ जो है उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, कोई असला बारूद नहीं दिया, सिर्फ स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई ये इसको जो है समाधान इसका होना चाहिए जी। लेकिन मटेरियल सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि चीन की तरफ से आ रही है, क्योंकि चीन घुसना नहीं चाहता किसी और युद्ध में। चीन की अपनी प्रायोरिटीज है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो किसी युद्ध में जाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो चीन से सपोर्ट वैसे नहीं आ रही। रूस से आई हुई है सपोर्ट ईरान को, एक तरह से एक पीस ट्रीटी भी इनकी साइन हुई थी, लेकिन जब एयर डिफेंस की बात आ रही है, जो हमले हो रहे हैं, तो रूस उसमें भी नज़र नहीं आ रहा। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ईरान इस वक्त काफ़ी अलग थलग है। जो उसके पहला सपोर्ट सिस्टम था जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हिजबुल्ला थे, हूतीज थे, तो हमास, ये सारा जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये ज़्यादा जो ईरान है अपने बलबूते पे ही कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे इन वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं वहाँ पर सिर्फ, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी ईरान के पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ ड्रोन्स का भी यूज़ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर हम आर्मरीज की बात करें और यहाँ पर डिफेंस को वहाँ पर देखें तो आपको क्या लगता है इन दोनों देशों में कौन किस पर ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों तरफ से है। निश्चित रूप से अगर आप मिलिट्री बैलेंस देखेंगे तो मिलिट्री बैलेंस तो बिल्कुल इजराइल और उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग उसकी तरफ है जी। वो बात एक बिल्कुल सही है।
लेकिन बात फिर आती है कि ये जो वॉर अभी लड़ी जा रही है वो एरियल बैटल से लड़ी जा रही है, मिसाइल या एयरक्राफ्ट से लड़ी जा रही है। जी। उससे तख्ता नहीं पलटा जाता, रिजीम चेंज नहीं होती। बहुत पनिशमेंट मिलेगी ईरान को, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंदरूनी उस तरह से बदलाव नहीं नज़र आ रहा कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं और पूरी तरह से एक तरह से रेवोल्यूशन का, इंटरनल रेवोल्यूशन का कोई साइंस नहीं नज़र आ रहे इस वक्त। हालांकि जो बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ है, इजराइल और अमेरिका की तरफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतना भारी एसिमेट्री है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए। निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इसमें और क्या कुछ देखने को मिलता है और ये वॉर अभी और आगे कहां तक जाती है। आप बने रहिए अतुल जी हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दशकों से युद्ध की आग में चल रहे DR कांगो और रवांडा के बीच शांति को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इसमें तेजी भी देखी जा रही है, लेकिन जानकार शांति समझौते की रूपरेखा को लेकर अभी भी संदेह जता रहे हैं। दुर्लभ खनिजों की मांग तो हर जगह है, लेकिन ये केवल कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। इन्हीं में एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। लेकिन बदकिस्मती से जिन इलाकों में ये अनमोल खजाना मौजूद है, वो पिछले कई दशकों से युद्ध की आग में जल रहा है। हाल के महीनों में ये आग शोले में तब्दील हो गई, लेकिन अब अमेरिका की मध्यस्थता में इस पर शांति का पानी डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो सफल होता भी दिखाई दे रहा है। इस संघर्ष के 3 किरदार हैं, DR कांगो और विद्रोही गुट M23। लेकिन आरोप है कि इन्हें खाद पानी मिलता है पड़ोसी देश रवांडा से। हालांकि रवांडा इससे इनकार करता है। अब रवांडा और कांगो के बीच क्षेत्र में शांति स्थापित करने को लेकर प्रारंभिक सहमति बन गई। इसकी घोषणा वॉशिंगटन में सभी पक्षों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में की। अगले हफ्ते 27 जून को औपचारिक रूप से शांति समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद है। पूर्वी DR कांगो में लड़ रहे सशस्त्र समूहों के विघटन, निरस्त्रीकरण और सशस्त्र एकीकरण को लेकर एक प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसमें भविष्य में भड़काने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक संयुक्त सुरक्षा तंत्र का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि जानकार शांति समझौते की रूपरेखा को लेकर अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि तकनीकी टीमों ने बुधवार को मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अगले शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होगा, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि ताजा मसौदा अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर ही आधारित है। तब रवांडा और DR कांगो ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और कुछ ही दिनों में शांति समझौते का मसौदा तैयार करने का वादा किया था। दशकों से चल रहा संघर्ष इस साल के शुरुआत में तब और भड़क गया जब विद्रोही गुट M23 ने पूर्वी कांगो के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि इस गुट को रवांडा का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में M23 के सहयोग के लिए कम से कम रवांडा के 4000 सैनिक मौजूद हैं, जबकि रवांडा इससे इनकार करते हुए अपनी सैनिकों की उपस्थिति को FDLR जैसे सशस्त्र समूहों के खतरे के विरुद्ध एक रक्षात्मक उपाय बताता है।
FDLR एक विद्रोही समूह है जो 1994 के रवांडा नरसंहार से जुड़ा बताया जाता है। इसमें ज्यादातर लड़ाके हुतू जातीय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल M23 ने इसी साल जनवरी के अंत में गोमा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बुकावू शहर पर नियंत्रण करने के बाद क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया। संघर्ष के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। क्षेत्र के हाथ से निकल जाने के बाद कांगो ने अमेरिका से मिनरल समझौते के बदले मदद मांगी। अब नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जमीन पर इसे कितनी मजबूती से उतारा जाता है। पहले भी कांगो और रवांडा 2 बार अंगोला की मध्यस्थता में समझौता कर चुके हैं, लेकिन रवांडा क्षेत्र छोड़कर नहीं गया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अमेरिका अंगोला नहीं है और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल की तलाश है, और यह जरूरत यहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल इसमें कई हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इस शांति पर संशय क्यों बना हुआ है। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। अतुल अनेजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं, क्योंकि मसौदे पर तो हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या इस पर जो समझौता है उस पर भी हस्ताक्षर होते हैं, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल तो खड़े करता ही है। संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि तमाम ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नीतिगत ढंग से यहाँ पर रखे गए हैं और उसी पर आगे की जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है वो बढ़ती हुई नजर आएगी? गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि ये इसको हम एक रिसोर्स वॉर कहेंगे जी। तो जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की बात है। आज के समय में ये रिसोर्स जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स पे आता है। खास करके 2 मिनरल्स हैं। एक मिनरल है, लेकिन कोल्टान करके एक तरह से रॉ मटेरियल है। कोल्टान्स को अगर आप क्रश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो एक बहुत ही महीन किस्म का मटेरियल निकलता है, टैंटालुम, जो हमारे सारे सेलफोन्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जाता है। अब ये जो कोल्टान है, इसके भंडार सबसे ज़्यादा DRC में है जी। रवांडा में भी है, लेकिन DRC में ज़्यादा है। अब बात आ रही है कि इस पर्टिकुलर खजाने को कौन कंट्रोल करे। तो ये एक रिसोर्स वॉर के रूप में ये सामने कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जी। जहाँ पर M23 की बात है, वो रवांडा का से जुड़ा हुआ ग्रुप है, और काफ़ी इलाके जो हैं, 2-3 खास इलाके वहाँ पर गोमा और रोबाया जो खास इस भंडार से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर M23 ने कब्जा कर लिया था जी। जब ये हुआ तो अब बात आती है कि DRC का रिस्पांस क्या रहा। DRC ने जाके अमेरिका को अप्रोच किया, और अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार है, जो हमने और क्षेत्रों में भी देखा है कि भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वो बहुत ही उत्सुक है, बल्कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो बात ये सामने आ रही है कि हस्तक्षेप कर रहा है अमेरिका, लेकिन उसके पीछे एक डील है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स की डील, जो DRC के साथ हो रही है। इसलिए ये 3 पहलू जो हैं ये जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ इन प्रिंसिपल हो गया है, तो ये बात आगे चलने की संभावना है। फाइनल डिटेल्स जाएंगी, क्योंकि जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि ये जो हस्तक्षेप बीच में मध्यस्थता जो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। तो एक पावरफुल फोर्स बीच में है, ये कोई अंगोला नहीं है जिसका जो प्रभाव जो है वो सीमित होगा। ये सुपर पावर के साथ आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी दम है इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में जी। और बात जो अल्टीमेटली होगी वो शेयरिंग के ऊपर होगी कि ये कोल्टान और टैंटालुम का कैसे बंटवारा हो। एक तरह से तीन एंड्स पे, रवांडा पे, DRC का तो एक्सपोर्टर है, और अमेरिका का कितना उसके ऊपर एक तरह से उसको कैसे क्वांटिफाई करता है अमेरिका। बिल्कुल। तो ये हमें लगता है लॉन्ग टर्म एक बनने की इसमें संभावना है। जी अतुल जी, हमने पहले भी देखा है तमाम ऐसे देशों में मध्यस्थता जो देखी गई है वो अमेरिका के द्वारा देखी गई है। जब से ट्रंप सत्ता में है उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही इसमें हम कह सकते हैं वो अग्रसर होकर, मुखर होकर इसमें अपनी बात रखते आए हैं, लेकिन वहाँ पर बातचीत बेनतीजा निकली है। ऐसे में अगर हम इन दोनों देशों की बात करें, इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, दशकों से ये लड़ाई चली आ रही है और अभी भी मौजूदा जो हालात हैं वो मसौदे तक तो पहुँची हैं, लेकिन हस्ताक्षर होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इससे एक बेहतर विकल्प या बेहतर रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? देखिए, ये आपका एक इंटरनल एलिमेंट है जो ये हुतू ग्रुप है और जो रवांडा में आई थिंक तुत्सी है, बट मैं गलत हो सकता हूँ इसके अंदर। ये दोनों के बीच में बहुत पहले से
एक तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और एक जिसको हम जानते हैं रवांडन जेनोसाइड, जो ख़त्म हुआ 1994 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो उसका एक स्पिल ओवर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसमें हत्याएं हुई थी कि एक बहुत बिटरनेस है दोनों पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर। और जहाँ तक रवांडा का सवाल है, वो कह रहा है कि वो उनकी लीडरशिप कह रही है कि ये ग्रुप है FDLR, जो हुतू है, तो उससे भी एक तरह से हुतू ग्रुप एक मेमोरी चैनल चलता है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए जो 1994 में हुआ था। इसलिए रवांडा ये चाहेगा कि दोबारा से ऐसी कोई स्थिति ना हो या भौगोलिक तरीके से इतने आगे ना आए हुतू ग्रुप के उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक तरह से ये एक सोशियोलॉजिकल एलिमेंट भी बीच में है जो इस पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क बन रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं है, कि रिसोर्सेज के पीछे बहुत एक ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट्स भी बीच में आते हैं, राइवलरीज आती हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इसको भी एक तरह से रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट हो ये एक परमानेंट एग्रीमेंट बने। बहुत पहलू बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इसी पर सबकी निगाहें भी हैं और आगे भी देखना होगा कि क्या होता है इसमें, क्या ये शांति के लिए आगे बढ़ता है। मसौदा आ चुका है, हस्ताक्षर जब होंगे तो साफ तौर पर यह बात और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी और आगे की राह भी और ज़्यादा साफ होती दिखती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अन्नेजा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एरिक तूफान अमेरिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार तूफान एरिक मैक्सिको के प्रशांत तट की ओर बढ़ते हुए बेहद खतरनाक श्रेणी 4 में तब्दील हो गया है। एरिक तूफान आने वाले घंटों में ओक्साका और गुएरेरो राज्यों में दस्तक देगा, जिससे भारी जानमाल की हानि होने का खतरा बना हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी हैं, जिनमें नागरिकों की मौत का सिलसिला जारी है। रूसी मिसाइल के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक 9 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 28 नागरिकों की मौत हो गई। ये कीव में इस साल हुआ रूस का सबसे बड़ा हमला है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंग टान शिनावात्रा की गठबंधन सरकार उनके और पूर्वी कंबोडियाई नेता हुन सेन के बीच सीमा विवाद के बारे में हुई बातचीत के लीक होने के बाद टूटने की कगार पर है। पैंटोंग टान के सत्तारूढ़ गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भूम जैथाई ने बुधवार को गठबंधन छोड़ दिया, जिससे संसद में उनकी पार्टी की स्थिति को बड़ा झटका लगा। चीन ने जापान के पास अपने 2 विमान वाहक पोत लियाओनिंग और शानडोंग के साथ अभ्यास किया। ये पहला मौका है जब चीन ने अपने 2 विमान वाहक पोतों को एक साथ प्रशांत महासागर में अभ्यास के लिए भेजा है। चीन के इस अभ्यास को जापान अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। इन गतिविधियों से जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए वीजा में नए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। इसके संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग ने नए दिशा निर्देशों के तहत अमेरिकी विरोधी कंटेंट की जांच के लिए इन छात्रों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
न्यूजीलैंड ने अपने छोटे प्रशांत पड़ोसी द्वारा चीन के साथ किए गए व्यापक सौदों के कारण कुक आइलैंड्स को दी जाने वाली लाखों डॉलर के वित्त पोषण को रोक दिया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक कुक आइलैंड्स संबंधों को सुधारने और विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक नए वित्त पोषण पर विचार नहीं किया जाएगा।